हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल geometryschool.in। मैं डिम्पल राणा आप सबके साथ आपके लिए जीके प्रीमियम मॉक टेस्ट लेके आई हूँ। टेस्ट नंबर 2। ये बच्चों टारगेट करेगा आपके ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम फॉर 6 क्लास। सो स्टूडेंट, मॉक 1 कल ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक उसको विजिट नहीं किया है तो पहले आप उसको देख लीजिए, क्योंकि एक भी मॉक छोड़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल यहाँ होने वाला है। क्योंकि ये मॉक आपके एग्जाम में एज इट इज़ आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। आप देख चुके हैं ऑलरेडी आरएमएस के लिए भी जो हमने यहाँ पर मॉक टेस्ट और सीरीज आपको प्रोवाइड की थी, कितने क्वेश्चंस उसमें से रिपीट हुए थे। तो यहाँ स्किप करने की गलती आप नहीं करेंगे। इसके लिए बच्चों का चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो सबसे पहले वो कर लीजिए, क्योंकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी, प्रीमियर उसका होगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप वीडियो को देख सकते हैं। तो कल आपका मॉक टेस्ट अभी 1 ही आपसे छूट गया है, तो उसको कर लीजिए। आज हम करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 2 में अपना साइंस का पोर्शन। स्टूडेंट, एज यू नो, अगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सैनिक के जीके सेक्शन की, तो यहाँ सैनिक का जो जीके सेक्शन है 6 क्लास के लिए, वो सिर्फ स्टैटिक जीके नहीं, आपका स्टैटिक जीके प्लस साइंस का इक्वल पोर्शन है। यहाँ पर आपके साइंस में 15 चैप्टर्स आते हैं। उन सारे चैप्टर्स के नेम मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैं दूंगी आपको यहाँ पर इन मॉक टेस्ट में, मैं आपको यहाँ पर अपने कंप्लीट 8 मॉक टेस्ट दूंगी। यहाँ पर 7 आपके स्टैटिक जीके के मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये 8 मॉक टेस्ट में आपको कंप्लीट साइंस पोर्शन मिलने वाला है। आई गारंटी इट कि इसके अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। तो आपको कोई भी मॉक टेस्ट को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी। सभी को आपको अच्छे से देखना है। एंड स्टूडेंट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छा है। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम साइंस के चैप्टर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट, अगर स्टूडेंट आप हॉस्टल में रहकर प्रिपरेशन करना चाहते हैं फॉर द नेक्स्ट सेशन, तो ज्योमेट्री स्कूल हॉस्टल आपके लिए अवेलेबल है, जहाँ पर हमारे टारगेट बैच स्टार्ट होने वाला है फॉर RIMC, सफलता बैच फॉर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एंड कर्तव्य बैच फॉर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। सभी में क्लासेस 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी। तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, अपने पेरेंट्स के साथ विजिट करें और यहाँ पर एक एंट्रेंस टेस्ट आप क्वालिफाई करें, क्योंकि आपको एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद 25 सीट्स में से एक सीट आपके लिए हम बुक कर देंगे। तो जल्दी से पेरेंट्स के साथ आइए, हॉस्टल की फैसिलिटी को विजिट करिए। एंड स्टूडेंट, इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर विद द लाइव क्लासेस, तो यू कैन टेक अवर लाइव क्लासेस बाय अवर ऐप, दैट इज, यहाँ पर आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, दैट इज www.geometryschool.in। इवन आप गूगल प्ले स्टोर से इस लोगो के साथ हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिस पर रजिस्टर करके आप हमारी लाइव क्लासेस ले सकते हैं विद द एक्सपर्ट फैकल्टी। एवरी डे हम 2 to 3 आवर्स की क्लास प्रोवाइड करते हैं आपको, जहां पर फिर एवरी क्लास के साथ आपका मिनी मॉक होता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टॉपिक। उसके बाद हम 2-3 चैप्टर कवर होने के बाद महा मॉक कंडक्ट करते हैं। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, इट कैन बी RIMC, RMS, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। और अगर आप हॉस्टल में विजिट करना चाहते हैं या हॉस्टल में रहकर फिजिकल स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, तो आप बागपत में हमारा ज्योमेट्री स्कूल हॉस्टल को विजिट कर सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप एक बार वेबसाइट को जरूर यहाँ पर विजिट करें। आप देख सकते हैं वहाँ पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे कि किस तरीके से हमारी फैकल्टी टीच करती है। और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप इन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। हॉस्टल की बात करें तो स्टूडेंट, प्रॉपर आपको 8 to 5 क्लासेस मिलेंगी विद द एक्सपर्ट फैकल्टी। वहाँ पर भी सेम डेली का आपका मिनी मॉक होगा, मैथ्स का, जीके का, रीजनिंग का। उसके बाद थर्सडे एंड संडे हम आपके महा मॉक कंडक्ट करते हैं और प्रॉपर हाइजेनिक फूड आपको मिलेगा, गेम्स फैसिलिटीज, लैब आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी आपके लिए। यहाँ पर लैब में, कंप्यूटर लैब में आपको प्रॉपर एक लाइव टेस्ट आपसे कंडक्ट कराया जाएगा, जिससे आप स्पीडली ऑन टाइम अपने टेस्ट को पूरा कर सकें। एंड सबसे जो इंपॉर्टेंट फैसिलिटी अबाउट द हॉस्टल की, आप यहाँ पर मंथली फीस सबमिट कर सकते हैं। आपको कोई स्ट्रॉन्ग अमाउंट या कोई बल्क अमाउंट यहाँ पर पे करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। इस एग्जाम कोई भी हो, RIMC, RMS, सैनिक, नवोदय, सबकी प्रिपरेशन हम कराते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए, दिस इज अबाउट अवर ऐप। सो स्टूडेंट, बात करते हैं हमारे अब स्टैटिक जीके में साइंस पोर्शन की, जनरल साइंस। तो यहाँ पर आपके 15 चैप्टर आने वाले हैं।
यहाँ मैं आपको आज 25 क्वेश्चंस कराऊंगी। एवरी मॉक में आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे और यहाँ पर 8 मॉक मेरी तरफ से आपको मिलने वाले हैं। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो स्टूडेंट वीडियो को स्किप बिल्कुल ना होने दे, क्योंकि ये गलती बच्चे आरएमएस एग्जाम के टाइम पर कवच को छोड़ के कर चुके हैं। कवच सीरीज हमने लॉन्च की थी, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो गए, फिर बाद में बच्चों को बहुत दुख हुआ। तो यहाँ पर एवरी ईयर जो मैं क्वेश्चंस कराती हूँ ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए, वो एग्जाम में एज इट इज आ जाते हैं। तो आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है। करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट। यहाँ पर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन को रीड करूंगी प्रॉपर, उसके बाद आपको 10 सेकंड्स प्रोवाइड करूंगी। आपको उन 10 सेकंड्स में उन क्वेश्चंस को बहुत तेजी से करना है और मुझे अपना कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है कि आज आपका स्कोर 25 में से कितना रहा है। 10 सेकंड के बाद मैं आंसर आपको बताऊंगी, उससे पहले आप अपने आंसर को नोटबुक में मेंशन कर लेंगे। लाइक क्वेश्चन नंबर 1 का आपने बी ऑप्शन चुना है या क्वेश्चन नंबर 1 का एक ऑप्शन चूज किया है, इस तरीके से आप कर सकते हो और मेरे आंसर बताते ही आप उसको टिक द करेक्ट यहाँ पर राइट टिक कर सकते हैं। अगर रॉन्ग है तो उसको कट कर देंगे और इसके लिए आपको लेना है 2 मार्क्स। तो क्योंकि सैनिक में हमारा एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है, तो टोटल टेस्ट हो जाएगा आपका 50 मार्क्स का। तो चलिए, मेरे पास स्टॉप वॉच रहेगा, मैं आपको 10 सेकंड प्रोवाइड करूंगी प्रॉपर, उसमें ही आपको अपना आंसर हिट करना है। और अगर आपके पास OMR शीट है तो आप OMR शीट में भी सर्कल फिल कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपनी OMR की पिक्चर भी भेज सकते हैं या अपना कोई टेस्ट पेपर भी शो कर सकते हैं। मार्क्स तो आपको बताने ही है कि आज आपने यहाँ पर कितना अचीव किया है, और एंड तक आप देखेंगे कि टोटल 8 सीरीज में आपका कितना अच्छे से आपने सीख लिया है। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वाटर वेपर बाय द हीट ऑफ द सन। ये बच्चों आपका यहाँ पर एक्सपेरिमेंट विद वाटर एंड वाटर इन एवरीडे लाइफ आपका एक चैप्टर है, उसमें से ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है आपका वाटर इन एवरीडे लाइफ, सैनिक में ये चैप्टर आपका आता है। तो चलिए, सबसे पहले आज हम इसी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। टोटल यहाँ पर मैं आपको आपके कंप्लीट 15 चैप्टर्स करा दूंगी। तो ये क्वेश्चन है हमारा वाटर इन एवरीडे लाइफ से। तो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वेपर बाय द हीट ऑफ द सन इज कॉल्ड कंडेंसेशन, evaporation, distillation, sublimation, and your time start now. You have 10 seconds. Okay, time up, 10 seconds over. So correct answer is B, evaporation. Evaporation is the process in which water converted into the vapor. तो B is the correct answer. I hope student आपका भी बिल्कुल correct होगा। चलिए move on to the question number 2. Blood is pumped by dash. Blood किसके द्वारा pumped होता है? Lungs, kidney, heart, bones. Very simple question. Your time start now. You have again 10 seconds to do this. एंड टाइम अप। तो करेक्ट आंसर, ब्लड हमारी बॉडी में एक प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसमें हमारा हार्ट क्या होता है, दिस इज द पंपिंग ऑर्गन, जो हमारे ब्लड को पंप करता है टू द ऑल टिश्यूज, पूरे टिश्यूज तक ये उसको पहुंचाता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। आई होप स्टूडेंट आपका करेक्ट होगा। तो अगर आपके दोनों आंसर करेक्ट है तो यू गॉट 4 मार्क्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्गन इज इन्वॉल्व इन रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन प्रोसेस में कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है? बेसिकली रेस्पायरेशन क्या होता है? द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो भी हम यहाँ पर फूड इनटेक करते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, उसको कहते हैं हम रेस्पायरेशन। जितना भी आप ऑक्सीजन इनटेक करती है, फिर वो ऑक्सीजन आपके फूड के ऑक्सीडेशन के लिए चली जाती है। क्यों? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP या एनर्जी। तो यहाँ पर कौन सा मेन ऑर्गन है जो रेस्पायरेशन में हेल्प करता है? किडनी, हार्ट, लंग्स, ब्रेन। योर टाइम स्टार्ट नाउ। और इतने में क्वेश्चन रीड करती हूँ, आप उसको तब भी कर लेते होंगे, तो आपको तो ऑलरेडी काफी टाइम मिल जाता है। चलिए टाइम अप। और यहाँ हुआ टाइम अप। तो करेक्ट आंसर इज लंग्स। बेसिकली वी हैव अ पेयर ऑफ लंग्स जिसमें हमारी ऑक्सीजन मूव करती है, और यही मेन हेल्प करते हैं किसमें? फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ से ऑक्सीजन जाती है जिसको हार्ट के थ्रू पूरी बॉडी में भेजा जाता है। और यहाँ पर रेस्पायरेशन का जो मेन ऑर्गन है वो है हमारा लंग्स, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो किसके थ्रू बॉडी में एंटर करती है? लंग्स के थ्रू। तो वी हैव अ पेयर ऑफ लंग्स दैट इज पिंकिश इन कलर। तो सी इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन कौन सा है? सेंस ऑर्गन
आपको पता होंगे, द ऑर्गन दैट हेल्प अस टू सेंस द सराउंडिंग, जिसकी वजह से हम अपने आसपास के सराउंडिंग को देख पाते हैं, दे आर नोन एज द सेंस ऑर्गन। तो सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन आपको बताना है, बहुत सिंपल है, तो मैं इसके लिए आपको सिर्फ 8 सेकेंड्स प्रोवाइड करूंगी। नोज, ईयर, आईज, स्किन। एंड योर टाइम अप। यस स्टूडेंट, तो चलिए करेक्ट आंसर इज स्किन। स्किन इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी। ऑल दीज थ्री आर ऑल्सो अवर सेंस ऑर्गन, बट स्किन कवर अवर स्काल्प टू द टो, और हील तक बिल्कुल जाती है, तो इट इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन। तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये भी आपका करेक्ट होगा। द सब्सटेंस ट्रांसपोर्टेड बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम इन अवर बॉडी। अभी मैंने जिक्र किया था सर्कुलेटरी सिस्टम का, दैट इज द हार्ट, जो हमारा पंपिंग ऑर्गन है, जो सर्कुलेशन सिस्टम का पार्ट है। तो यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी में क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट या नन ऑफ दीज? योर टाइम स्टार्ट नाउ। यू हैव 11 सेकेंड टू डू दिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए योर टाइम अप, या आपका टाइम अप हो गया है। अब आप मुझे बताइए करेक्ट आंसर आपने क्या चूज किया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो बच्चों, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है दैट इज द पंपिंग सिस्टम। हम जितना भी फूड लेते हैं उसमें से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं वो भी सब ब्लड के थ्रू एंटायर पार्ट में जाते हैं। साथ ही जो हमारी ऑक्सीजन है, ब्रीदिंग गैस है, वो लंग्स में एंटर तो करती है, लेकिन उसके बाद वो किस में डिसॉल्व हो जाती है? हमारे ब्लड में, और ब्लड के थ्रू हार्ट उसको क्या करता है? एंटायर बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। तो बोथ ए एंड बी करेक्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन दोनों का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज डैश। जितना भी हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है उसका बॉडी से रिमूव होना या बाहर आना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? डाइजेशन, एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन। योर टाइम स्टार्ट नाउ। यू हैव 10 सेकेंड्स टू डू दिस क्वेश्चन। एंड योर टाइम अप। तो यहाँ पर हमारा जो बॉडी से वेस्ट रिमूव होता है बाय द किडनी, किडनी इनको करती है बाय मेकिंग द, बाय फिल्टरिंग द ब्लड, तो इसको कहते हैं एक्सक्रीशन। तो वेस्ट प्रोडक्ट का हमारी बॉडी से बाहर आना दैट इज नोन एज एक्सक्रीशन। तो डी यहाँ पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। डाइजेशन होता है बेसिकली फूड का ब्रेक डाउन, एब्जॉर्प्शन होता है फूड का हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होना, एंड एसिमिलेशन मीन्स फूड का जहां जहां नीड है उसका यूटिलाइजेशन होना। तो वेस्ट फूड का बॉडी से बाहर निकलना इज नोन एज एक्सक्रीशन। तो 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्यूमन कैन डिटेक्ट डैश डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ टेस्ट। हमारा जो टंग होती है, टेस्ट हम किससे डिटेक्ट करते हैं बच्चों? अवर टंग, बिकॉज टंग इज अवर सेंस ऑर्गन दैट गिव अस द सेंस ऑफ टेस्ट। इसी से ही हमें टेस्ट का पता चलता है। तो यहाँ पर हमारे ह्यूमन जो होती है, ह्यूमन की टंग कितने तरह के टेस्ट को डिटेक्ट कर सकती है? तो बताएंगे आप 4, 3, 5 and 6. Your time start now and you have 8 seconds to do this question. And time up. तो यहाँ पर जो हमारी टंग होती है इट कैन डिटेक्ट 5 डिफरेंट टेस्ट। कितने डिटेक्ट कर सकती है? इट कैन डिटेक्ट 5 डिफरेंट टेस्ट, दैट इज स्वीट, सॉल्टी, सॉर, बिटर एंड उमामी टेस्ट। यहां पर हमारी टंग डिटेक्ट कर सकती है 5 काइंड ऑफ टेस्ट। व्हाट आर दे? स्वीट, सॉर, सॉल्टी, बिटर and umami taste. Umami is the taste that was first discovered in 2002 and the taste of the like green chilies. जितना भी फिजी सा टेस्ट होता है, जैसे आपकी ग्रीन चिलीज होती हैं, कुछ पल्सेस होती हैं, तो उनमें हमें उमामी टेस्ट आता है। तो यहाँ पर हमारी टंग डिटेक्ट कर सकती है 5 टेस्ट। और यही आपका सैनिक स्कूल का सबसे फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज टेस्ट एंड डाइजेशन। यही आपका फर्स्ट चैप्टर है। तो टेस्ट से भी एवरी ईयर एक अच्छा क्वेश्चन आता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैं आपको इन्हीं वीडियोज में कराऊंगी। तो चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट फाउंड इन पैंक्रियाटिक जूस। इनमें से कौन सा एंजाइम पैंक्रियाटिक जूस में नहीं होता है? तो बेसिकली पैंक्रियाटिक जूस, पहली बात तो हमें पता होना चाहिए क्या होते हैं। जो हमारी पैंक्रियाज ग्लैंड होती है वो अपने अंदर से कुछ फ्लूइड सिक्रीट करती है, जिन फ्लूइड को हम पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं, और इसके अंदर फूड के ब्रेकडाउन के लिए होते हैं एंजाइम्स। तो इनमें पैंक्रियाटिक जूस में कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है? ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज, पेप्सिन। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ।
एंड टाइम अब। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो पैंक्रियाटिक जूस में नहीं होता वो है हमारा पेप्सिन एंजाइम, क्योंकि हमारा पेप्सिन एंजाइम होता है एसिडिक मीडियम में, और एसिडिक मीडियम कहाँ होता है? सबसे ज्यादा स्टमक में। तो पेप्सिन क्या करता है, जितना भी आप प्रोटीन फूड खाते हो जैसे कि पल्सेस, सोयाबीन, किडनी बीन्स, राजमा, चिकपीस, उसको पेप्सिन तोड़ देता है इनटू द स्मॉल चेन्स ऑफ पेप्टाइड्स। तो आपका पेप्सिन कहाँ होता है? स्टमक में। तो ट्रिप्सिन भी होगा आपका यहाँ पर, लाइपेज भी होगा, अमाइलेज भी होगा। बस जो एंजाइम नहीं होगा पैंक्रियाटिक जूस में वो है पेप्सिन, क्योंकि ये एंजाइम आपका कहाँ होता है? हमारे स्टमक में। तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए स्टूडेंट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ क्लीन वाटर? इनमें से सबसे क्लीन वाटर का सोर्स कौन सा है? वेरी सिंपल बट मोस्ट ऑफ द टाइम आस्क्ड बाय द सैनिक स्कूल। तो जल्दी से आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, 5 सेकंड्स में इसका आंसर टिक कर दीजिए। रेन, सी, ओशंस या ऑल आर करेक्ट। तो यहाँ पर टाइम होते हुए फिनिश, और आपको बताना है क्लीन वाटर का सोर्स क्या है। यहाँ पर रेन इज द सोर्स ऑफ क्लीन वाटर। तो जो रेन में वाटर होता है वो बिल्कुल क्लीन होता है। क्यों? क्योंकि जब पानी इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है तो जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो नीचे रह जाती हैं, इसलिए आपकी, और जब यही पानी वापस से बूंदे बन के नीचे आता है तो इट इज वेरी क्लीन वाटर। तो ए इज द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, द नाइट्रोजिनस वेस्ट आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय। हमारी बॉडी में जितना भी नाइट्रोजिनस वेस्ट बनता है, लाइक यूरिया, बॉडी में यूरिया बनता है, तो वो हमारा किस सिस्टम के थ्रू बॉडी से बाहर आता है? डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर आपने पहले स्टार्टिंग में वीडियो को अच्छे से देखा है तो आप इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट देंगे। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। एंड स्टूडेंट योर टाइम अप। तो चलिए बताइए, जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो किसके थ्रू बाहर जाता है? थ्रू द एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारी बॉडी में किडनी होती है एक्सक्रीशन का पार्ट, जो हमारे ब्लड को फिल्टर करती है और जिनमें से जितना भी यूजफुल मटेरियल है उसको ऑब्जॉर्व कर लेती है और बाकी को इन द फॉर्म ऑफ यूरिन बाहर निकाल देती है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इज द सिस्टम दैट इज हेल्प इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। आई होप आपका ये आंसर भी करेक्ट होगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग। जो पानी पीने योग्य होता है उसको क्या कहते हैं? योर टाइम स्टार्ट नाउ। एडिबल वाटर, पोर्टेबल वाटर, डिस्टिल्ड वाटर या नन ऑफ दीज? वेरी सिंपल क्वेश्चन बट यू अगेन हैव 10 सेकेंड्स। सो टाइम अप। तो जल्दी से मुझे करेक्ट आंसर बताएंगे। तो बच्चों, जो वाटर पीने के लिए ओके होता है, जिसे आप पी सकते हैं, दैट वाटर इज नोन एज पोर्टेबल वाटर। एंड स्टूडेंट मार्क दिस क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत चांसेस है इस बार आने के। तो क्योंकि जो पीने का पानी होता है उसको पोर्टेबल वाटर कहते हैं, जो चीजें खाने लायक होती हैं उनको एडिबल कहते हैं, और डिस्टिल्ड वाटर वो होता है जिसमें किसी भी तरह के मिनरल्स या किसी भी तरह की इंप्योरिटी नहीं होती है, जिसमें से सारे इलेक्ट्रोलाइट निकाल लिए गए हों, दैट इज डिस्टिल्ड वाटर। तो जो पीने योग्य पानी होता है उसको हम पोर्टेबल वाटर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट, आई होप वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो जल्दी से यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और बच्चों जल्दी से बेल आइकन को प्रेस करो जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपका छूटे नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर आपको ज्योमेट्री स्कूल यूट्यूब चैनल से आपके सभी एग्जाम की प्रिपरेशन ऐसे ही कराएंगे। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर सॉल्ट सी वाटर इज। आपको पता है समुद्र के पानी बहुत ज्यादा खारा होता है, बहुत ज्यादा सोल्ट कंसंट्रेशन उसके अंदर होती है, तो इसीलिए उस वाटर को क्या कहते हैं? मिथेन वाटर, सलाइन वाटर, रॉकी वाटर, हेल वाटर। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। अगेन यू हैव 10 सेकेंड टू डू दिस क्वेश्चन। And time up. तो yes, correct answer is the sea water is known as saline water. Saline means जितना भी खारा पानी होता है that is known as saline water. तो B is the करेक्ट आंसर। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। बस मुझे कमेंट सेक्शन में आपको ये बात बतानी जरूर है कि वीडियो आपको कैसा लगा, आपका क्या फीडबैक है वीडियो को लेके, और आज आपने कितना स्कोर किया आउट ऑफ 50, क्योंकि ईच क्वेश्चन कंटेनिंग 2 मार्क्स। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, लेबल द स्टेजेस इन वाटर साइकिल। यहाँ पर मैंने आपको वाटर साइकिल दिया हुआ है नीचे डायग्राम में, उसमें आपको लेबलिंग दी हुई है A B C and D। तो यहाँ पर रहा आपका A, ये रहा आपका B, ये रहा
आपका सी एंड दिस वन इज डी। तो आपको इन स्टेप्स को, ए को आपको नेम प्रोवाइड करना है, बी यहाँ पर कौन से स्टेप ठीक है, इवेपोरेशन मतलब ए पे आएगा या कंडेंसेशन बी पर आएगा, ये सी पर या डी। इसी तरह आपको इनको यहाँ पर लेबलिंग करना है। और वाटर साइकिल सबने अपनी 5th क्लास में जरूर पढ़ी होगी। तो चलिए योर टाइम स्टार्ट नाउ। अगेन यू हैव 10 सेकेंड टू डू दिस क्वेश्चन। विच वन इज करेक्ट? ए में क्या हो रहा है, फिर बी में क्या हो रहा है, कौन सा स्टेप हम यहाँ पर कर रहे हैं, सी में क्या हो रहा है। चलिए योर टाइम अप। यस, तो यहाँ पर जो आपका वाटर है वो सन की वजह से हीट अप होके वेपर बन रहा है। तो ए में आप उसे क्या कहते हैं, द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर, दिस इज नोन एज इवेपोरेशन। एंड अगेन ये यहाँ पर कूल डाउन होकर जो वेपर्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अगेन इनटू द लिक्विड, दैट इज नोन एज कंडेंसेशन। तो बादलों का बनना क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। और जब गर्म हवाएं चलती हैं तो ये बादल क्या हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और बारिश की बूंदों की तरह या यहाँ पर स्नोफॉल या हेलिंग की तरह नीचे आते हैं। तो इसे कहते हैं बारिश आने को प्रेसिपिटेशन। और ये पानी धीरे धीरे अंडरग्राउंड चला जाता है, उसको कहते हैं सीपिंग ऑफ वाटर, दैट इज परकोलेशन। तो करेक्ट स्टेप इज, सबसे पहले ए में क्या हो रहा है, इवेपोरेशन, फिर क्या हो रहा है, कंडेंसेशन, फिर प्रेसिपिटेशन, बूंदे आ रही है और फिर वो पानी धीरे धीरे परकोलेट हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। आई होप स्टूडेंट आपको वाटर साइकिल यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से ये साइकिल कंटिन्यूअसली एटमॉस्फेयर में रन करती है। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ वेपर्स टू फॉर्म क्लाउड, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अभी हमने पिछला क्वेश्चन इसी तरह से कराया है, तो आप इसके लिए आपको दिए जाते हैं 8 सेकेंड्स और जल्दी से करके बताइए वाटर वेपर का ज्वाइन होके क्लाउड बनाना क्या कहलाता है। एंड योर टाइम अप। तो यहाँ पर द वेपर, जब आपके वाटर से वेपर बने, इवेपोरेट होकर वो ऊपर चले गए और ये वहां पर कंडेंस होकर क्या बन गए, बादल बन गए। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फाउंड इन द, जो हमारी बॉडी में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, वो कहाँ होती हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लीवर में। मैं फंक्शन आपको बता देती हूँ। इनका काम है फूड का एब्जॉर्प्शन। और फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है ये आप मुझे बताएंगे और उसी से इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए टाइम स्टार्ट नाउ। लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर। अगेन यू हैव 10 सेकेंड्स एंड योर टाइम अप। तो यस, जो हमारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, क्योंकि इनमें निकली होती हैं ब्लड वेसल्स, तो ये कहाँ होती हैं, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि यहाँ पर हमारा डाइजेशन हो जाता है कंप्लीट और कंप्लीट होने के बाद यहाँ हो जाता है फूड का एब्जॉर्प्शन। तो इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी क्या प्रेजेंट होती हैं, द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिन्हें हम क्या कहते हैं, विलाई, व्हाट वी कॉल देम, विलाई। तो दीज आर द स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट आर प्रेजेंट इन अवर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम डैश एंड कंप्लीट इन डैश। तो हमारा डाइजेशन स्टार्ट कहाँ होता है और कंप्लीट कहाँ होता है, इसोफेगस, एनस, माउथ, इंटेस्टाइन, स्टमक, एनस, बकल कैविटी, लार्ज इंटेस्टाइन। योर टाइम स्टार्ट नाउ। स्टूडेंट, डाइजेशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी ईयर यहाँ से भी एक क्वेश्चन जरूर आता है और इस बार बहुत ज्यादा चांस है यहाँ से क्वेश्चन आने के। तो चलिए योर टाइम अप। तो प्रोसेस जो है डाइजेशन का वो कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम अवर माउथ, क्योंकि जितना भी हम स्टार्च खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, रोटी, चपाती, चावल, सबका डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से। और अभी मैंने आपको लास्ट में अच्छे से समझाया है कि जो हमारा डाइजेशन है वो कंप्लीट कहाँ हो जाता है, जाके इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ हमारा माउथ एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन स्टार्ट होएगा माउथ से, और माउथ को अगर यहाँ पर माउथ नेम नहीं आएगा तो बकल कैविटी भी आ सकता है, क्योंकि माउथ को बकल कैविटी भी हम कहते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाइल जूस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ डेस्ट, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स। बाइल जूस बेसिकली बच्चों होता क्या है, इट इज अ फ्लूइड दैट इज सिक्रीटेड बाय द लीवर। लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस, और बाइल जूस का फंक्शन आपको यहाँ पर बताना है कि बाइल जूस बेसिकली किस फूड का डाइजेशन करता है। तो योर टाइम स्टार्ट नाउ। यू हैव ओनली 5 seconds to do this question. And your time up.
यस, तो जितना भी आपकी बॉडी में बाइल जूस बनता है उसके अंदर होते हैं आपके बाइल सोल्ट्स, और बाइल सोल्ट्स हेल्प करते हैं इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। जितना भी आप फैटी प्रोडक्ट्स खाते हो, लिपिड्स और ऑल दैट, तो सारा फैट्स को कन्वर्ट करता है सिंपल फॉर्म में आपका बाइल जूस। तो बी इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल डाइजेशन कंप्लीट? डाइजेशन हमारी कंप्लीट, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है बच्चों? दिस इज नोन एज द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होती है दैट स्टार्ट फ्रॉम द माउथ एंड एंड एट द एनस। तो ये हमारा माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पर जाकर खत्म होती है। तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में जाके डाइजेशन पूरा हो जाता है? स्टमक, रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो टाइम स्टार्ट नाउ। एंड टाइम अप। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है? विलाई, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो इट मीन्स डाइजेशन कहाँ जाके कंप्लीट हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जितना भी वेस्ट है वो सब कहाँ एंटर कर जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद वो एनस के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि डाइजेशन कंप्लीट होता है हमेशा इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ द टंग टेस्ट बिटर? दिस इज अवर टंग। और हमारी टंग का कौन सा पार्ट है जिस पर हमें बिटर टेस्ट आता है, मीन्स कड़वा टेस्ट आता है? तो यहाँ पर आपको बताना है फ्रंट, बैक, मिडिल और ऑल। चलिए योर टाइम स्टार्ट नाउ। ओनली यू हैव 5 सेकेंड्स टू डू दिस क्वेश्चन। एंड टाइम अप। सो हमारी टंग का जो बिटर पार्ट है, आपने देखा है जब भी आप कोई टैबलेट रखते हो माउथ में, तो जैसे ही वो आपके गले में पहुंचती है बिल्कुल बैक पोर्शन में, यहाँ पर आपको बहुत तेज कड़वा टेस्ट फील होता है। तो एट द बैक, और बैक को आपके एग्जाम में अगर पोस्टीरियर पोर्शन लिख दे तो भी आंसर यही रहेगा। बैक पार्ट मतलब पीछे का पार्ट। तो आपकी टंग पर जो बैक पार्ट होता है वहां पर आपके बिटर के रिसेप्टर्स होते हैं, जहां पर आपको बिटर टेस्ट आता है, कड़वा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम ब्रेक डाउन फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल? कौन से एंजाइम्स हैं हमारे जो फैट्स को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द कंप्लीट? अभी आपने देखा था बाइल जूस हेल्प करता है फैट के डाइजेशन में, लेकिन जो इनको पूरी तरह से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देंगे जिससे कि हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए, तो वो कौन सा एंजाइम है? रेनिन, लाइपेज, पेप्सिन या ऑल ऑफ दीज? योर टाइम स्टार्ट नाउ। एंड स्टूडेंट टाइम अप। तो हमारी बॉडी में लिपिड्स और फैट्स के ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम होते हैं लाइपेज, जो किससे सिक्रीट हो रहे थे? पैंक्रियाटिक जूस से जो आ रहे थे, जो मैंने बताया था पैंक्रियाज में सिक्रीट होते हैं। तो पैंक्रियाज यहाँ पर 3 तरह के एंजाइम सिक्रीट कर रहा था, ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज, जो जाते हैं कहाँ? सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ब्रेक डाउन कर देते हैं किसका? बचे हुए पेप्टाइड्स का, लिपिड्स का और अमाइलोज शुगर का। तो यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर। तो जो एंजाइम हमारी बॉडी में फैट को फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है वो है लाइपेज। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन जैम एंड जेलीज? फूड प्रिजर्वेटिव बच्चों क्या होते हैं? फूड को लंबे समय तक प्रोटेक्ट करने के लिए, जिससे उनपे माइक्रोब ना आ जाए और वो खराब ना हो जाए, तो मार्केट में कुछ प्रिजर्वेटिव्स अवेलेबल होते हैं और घर में भी होते हैं हमारे, जिससे हम अपने फूड को माइक्रोब की ग्रोथ से बचाते हैं। बच्चों ये चैप्टर भी है आपका कुकिंग एंड फूड प्रिजर्वेशन, तो ये चैप्टर से भी क्वेश्चन आएगा। मैं आपको एंटायर चैप्टर से क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तो आप जैम्स और जेलीज में क्या डालते हैं? सॉल्ट, शुगर, ऑयल, नन ऑफ दीज। 5 सेकेंड्स है आपके पास। बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि हमारे घर में बहुत सारे फूड प्रिजर्वेटिव होते हैं। तो चलिए योर टाइम अप। तो बेसिकली जो आप जैम और जेलीज अगर बनाना चाहते हैं घर पे, फ्रूट जूस का सारा जो है पल्प तैयार करके फिर आप उसको हीट अप करते हो, तो उसमें आप क्या ऐड करते हो? लोट्स ऑफ शुगर, क्योंकि शुगर क्या करती है? फ्रूट्स के अंदर से सारा मॉइस्चर बाहर निकाल लेती है, और मॉइस्चर नहीं रहेगा, पानी नहीं रहेगा उसके अंदर, तो कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी फंगस उसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो हम शुगर ऐड करते हैं जैम और जेली बनाने में, किस लिए? फूड को प्रिजर्व करने के लिए। तो बी इज द करेक्ट आंसर। बच्चों सब्सक्राइब कर, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक करो और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। चलिए चलते हैं आगे। सब्सक्राइब करने में बच्चों आपका ही फायदा है, क्योंकि सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और वीडियो के लिए फीडबैक जरूर दें कि वीडियो आपको कैसा लगा। व्हाई डू वी कीप अवर फूड इन रेफ्रिजरेटर? हम अपने खाने को फ्रिज में क्यों रखते हैं? बिकॉज लो टेम्परेचर इनहिबिट ग्रोथ ऑफ माइक्रोब, लो टेम्परेचर एनहांस ग्रोथ ऑफ माइक्रोब, या बोथ ए आर बी करेक्ट या नन ऑफ दीज? चलिए योर टाइम स्टार्ट नाउ।
इनहिबिट और एनहांस का मतलब अगर आपको पता चल गया तो आप बिल्कुल करेक्ट कर देंगे, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो चलिए योर 10 सेकंड डन। तो बच्चों रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, लो टेम्परेचर, और लो टेम्परेचर पर माइक्रो फंगस ग्रो नहीं कर पाते, तो इनहिबिट होता है स्टॉप करना। तो रेफ्रिजरेटर पे अगर आप अपना खाना रखोगे तो वो माइक्रोब्स जो हमारे फूड को खराब कर देते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगस, तो ये हमारे फूड को खराब नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर इनकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डू शुगर स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अभी मैंने आपको समझाया था मॉइस्चराइजेशन वाला प्रोसेस कि जैम और जेली को हम बनाते हुए हीट अप करते हैं शुगर ऐड करके। तो शुगर कैसे करती है स्टॉप या इनहिबिट बैक्टीरिया की ग्रोथ। योर टाइम स्टार्ट नाउ। एंड योर टाइम अप। तो स्टूडेंट यहाँ पर वो मॉइस्चराइजेशन को इंक्रीज कर देती है, मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस कर देती है, या मीडियम को एसिडिक बना देती है। अगर एसिडिक होगा तो हम कैसे खाएंगे फिर उसे। तो शुगर क्या करती है, फ्रूट्स के पल्प में या सॉस बनाते हुए सभी टमाटो में से पूरा मॉइस्चर बाहर, हीट अप करने से सारा मॉइस्चर बाहर आ जाता है, और जब हम शुगर ऐड करते जाते हैं तो वो सारे मॉइस्चर को खींच लेती है, और मॉइस्चर ना होने की वजह से उसमें फंगस ग्रो नहीं करती। तो शुगर क्या करती है, रिड्यूस मतलब कम कर देना, धीरे स्टॉप कर देना, खत्म कर देना, तो वो मॉइस्चर कंटेंट को खत्म कर देती है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाश्चराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग मिल्क। आपने देखा होगा जो हम यहाँ पर मिल्क के पैकेट खरीदते हैं उनके ऊपर पाश्चराइज्ड मिल्क लिखा हुआ आता है। तो इसका क्या मतलब होता है, मिल्क को क्या करना, हीट करना 121 डिग्री सेल्सियस पर, उसके बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर जाकर या उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम या अबव 150। तो चलिए योर टाइम स्टार्ट नाउ। क्योंकि हीट अप करने से क्या होता है, सारे बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, और पाश्चराइजेशन प्रोसेस में फिर हम पहले दूध को गर्म करते हैं और तेजी से ठंडा कर देते हैं। चलिए योर टाइम अप। तो पाश्चराइजेशन डिस्कवर्ड बाय द लुइस पाश्चर इन विच मिल्क इज हीटेड एट अबव 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड्स, एंड अगेन उसको एकदम से चिल कर दिया जाता है, तो जिसकी वजह से माइक्रोब इस एनवायरमेंट में ग्रो नहीं कर पाते। तो यहाँ पर क्या होगा, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट से हमें क्या करना है, कम पर हम उसको ग्रो क्या करते हैं, गर्म करते हैं। 70 डिग्री सेल्सियस पर हम उसको गर्म करते हैं, कितनी देर के लिए, 15 to 30 सेकेंड्स के लिए, और फिर उसको एकदम से चिल्ड कर देते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज पाश्चराइजेशन एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पाश्चर। पाश्चराइजेशन टेक्निक में अब आपको क्या करना है, दूध आपने पहले गर्म किया फिर ठंडा, तो यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए What do freezing do when preserving food। अभी हमने बताया था कि जब भी हमें फूड प्रिजर्व करना होता है तो हम उनको फ्रीज करते हैं, जैसे बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज में सब्जियों को लंबे समय तक फ्रीज करके रखा जाता है। तो ऐसा क्यों करते हैं, कीप द फूड प्रोडक्ट हार्ड, कीप द फ्लेवर ऑफ द फूड फ्रेश, या स्टॉप ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो योर टाइम स्टार्ट नाउ। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है, क्योंकि मैंने आपको माइक्रोब के बारे में 2-3 चीजें यहाँ बता दी है, क्योंकि अगर माइक्रोब ग्रो होंगे तो फूड खराब होगा ही होगा। तो चलिए योर टाइम अप। तो बेसिकली जो हम फूड की प्रिजर्विंग करते हैं फ्रिज के अंदर, वो क्यों करते हैं, जिससे कि लो टेम्परेचर पर माइक्रोब ग्रो नहीं हो पाते और हमारा फूड खराब होने से बच जाता है। तो इतने लो टेम्परेचर पर, फ्रिज का क्या टेम्परेचर रहता है, 0 to 6 डिग्री, तो इतने कम टेम्परेचर पर यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाते। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं बच्चों, बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी, वायरस, ये सब क्या है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अगर इनकी ग्रोथ रुक जाएगी तो हमारा फूड स्पॉइल नहीं होगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स, सो दीज वर योर 25 क्वेश्चन। आई होप यू लाइक द वीडियो। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, तो अब आप मुझे जल्दी से बताएंगे कि आज आपने 50 में से कितना स्कोर किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियो रोज आपके लिए आने वाली है जब तक आपका 8 जनवरी को एग्जाम होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल ऑन द एनी नंबर, और कमेंट सेक्शन में मुझे अपने मार्क्स जरूर बताएं। सो स्टूडेंट, thank you and have a nice day. See you soon with the next video.